जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम है ब्रिगेडियर विद्यासागर। मैं फ़ौज में 32 साल नौकरी करके आर्मी में, कोर ऑफ इंजीनियर्स में, बॉम्बे सैपर्स में 2004 मार्च में मैं रिटायर हो गया था। पिछले 17 साल से मैं सिकंदराबाद में सेटल हो गया हूँ। मैं सिकंदराबाद में एक एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन है जिसका नाम है ट्राई सर्विसेज एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, छोटे में टी सेवा। टी सेवा का मकसद सिर्फ जेसो वार ही नहीं है, ऑफिसर्स विडो को भी जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं उसको ठीक करने की मदद हम करते हैं। भारत देश में हर एक राष्ट्र में हम लोगों ने जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। अवेयरनेस प्रोग्राम में बेसिकली हम एक्स-सर्विसमैन को ये बताते हैं कि आपको जो पेंशनरी एंटरटेनमेंट्स ये है, ये कम है तो हमें बता दीजिए, हम इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। इस दौरान में हमारा पास बहुत सी सवाल आते हैं एक्स-सर्विसमैन की तरफ से। वो ये कहते हैं, साहब मैं डिसेबल्ड सोल्जर हूँ, यूनिट में काम कर रहा था, मुझे चोट लग गई है या मुझे ये व्याधि आ गया, लेकिन मुझे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलता है। दूसरा बोलता है, साहब मैं डिसेबल्ड सोल्जर हूँ, मेडिकल बोर्ड ने मुझे 20% दिया, लेकिन मेरा यूनिट में मेरे कंपनी का दूसरा लड़का को वही चोट लगा, दोनों हम हॉकी खेल रहे थे, बट उसको तो 60% मिल गया, मेरे का साथ अन्याय क्यों हुआ? कोई बोलता है, साहब मैं इनवैलिड सोल्जर हूँ, बट मैं 2 साल में रिटायर हो गया था फौज से, मुझे लोगों ने बोला आप फौज का सर्विस के लिए लायक नहीं है, क्या मुझे पेंशन मिलेगा? एक औरत जो सिवा साहब का वाइफ है, वो सिवा साहब थे 80 बटालियन का, वो जे.एंड.के में काम करते थे। सो उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाली, वहाँ हार गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ भी हार गई। उनका कहना यह है कि मेरा हस्बैंड जे.एंड.के में था, इसलिए वो ऑपरेशनल एरिया है, मुझे हाईएस्ट पेंशन एक फैमिली को देते हैं, वो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मैडम आपका जो हस्बैंड जो है जे.एंड.के में था, ये मानते हैं, लेकिन वो नींद में चले गया। सो क्या ड्यूटी किया उन्होंने? मिलिट्री ड्यूटी तो किया नहीं है। यूनिट में घूमते समय में वो चले गया होता, हम आपको जरूर लिबरलाइज फैमिली पेंशन हम देते। ये देख के टी सेवा ने ये निर्णय लिया, भाई देखिए लोगों को बहुत शक है, हम एक वीडियो बनाएंगे MS पावर पॉइंट की मदद से, लोगों को क्लियर हो जाएगा ये डिसेबिलिटी क्या है, कब मिलता है, क्यों नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो क्या करना चाहिए। मैं ये सब्जेक्ट थोड़ा लंबा है, इसको मैं इस सीक्वेंस में मैं कवर करूँगा। पहले हम सीखेंगे ये डिसेबिलिटी पेंशन क्या होता है, डिसेबल्ड सोल्जर कौन होते हैं, क्या कैटेगरीज में होते हैं। दूसरा, डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है, वो क्या है। तीसरा, डिसेबिलिटी हो गया लेकिन कैटेगरी A to E है, वो क्या क्या है, ये भी हम देखेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन कितना मिलता है, ये वालों को कितना मिलेगा, E वालों को कितना मिलेगा। जब डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है लेकिन कम मिला है, जब वो कोर्ट में जाके कोर्ट ने एक जजमेंट देता है, तब उसका डिसेबिलिटी लिमिट बढ़ जाता है। कोर्ट ने डिसेबल्ड सोल्जर के लिए बहुत जजमेंट्स उनका फेवर में दिए हैं, वो भी हम देखेंगे। ब्रॉडबैंडिंग का मतलब क्या है, ये जनवरी 1996 से ये लागू हो गया है। ये क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और गलतियाँ डिसेबल्ड सोल्जर भी करता है, यूनिट्स भी करते हैं, इसका वजह से डिसेबल्ड सोल्जर तकलीफ में आ जाता है, वो भी हम देखेंगे मिस्टेक्स क्या है। नाउ डिसेबल्ड सोल्जर्स मैंने जैसे बताया ना, A to E है, ये डिफेंस पेंशन रेगुलेशन 2008 पार्ट 1 में दिया है, रेगुलेशन नंबर 82 में। आप
इंटरनेट में जाइए, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, खुद आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। ये बी है। बी का मतलब क्या है? जब यूनिट में आप काम करते समय में, फॉर एग्जाम्पल आप क्वार्टर मास्टर ऑफ पल्टन है, बेटल क्वार्टर मास्टर है, सो आपका ड्यूटी है सप्लाई डिपो में जाकर रेशन लाना, यूनिट में रेशन रखना, कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। जब आप गाड़ी में जाते हो सप्लाई डिपो तक या वापस आते हो, उस समय में गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको डिसेबिलिटी मिल सकता है, क्योंकि इंजरी मिलिट्री ड्यूटी में आपने किया। ये टाइप बी है। फिर टाइप ए क्या है? टाइप ए है यूनिट में भी या कैजुअल लीव या एनुअल लीव में, जब आप घर में बैठे हो, आपको ऐसा कोई इंजरी हो जाता है, आपने मिलिट्री ड्यूटी में नहीं थे उस टाइम में, यूनिट में है, इसका मतलब ये नहीं मिलिट्री ड्यूटी में है, उस टाइम में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलता है। कुछ सर्कमस्टांसेस मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ ये डिसेबल्ड सोल्जर, ये नॉर्मल डिसेबल्ड सोल्जर है, लेकिन ये डिसेबल्ड सोल्जर है जिसका लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। वो क्या है? वो कैटेगरी बी के अंदर आता है। ये ऑपरेशनल एरिया में नहीं है, ये पी स्टेशन में या मॉडिफाइड फील्ड एरिया या फील्ड एरिया जहाँ ऑपरेशंस नहीं है, उधर ऐसी घटना हो जाती है, जैसा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया पब्लिक प्लेस में, जैसा हैदराबाद में हुआ था लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट में, शूटिंग, आदमी पागल होकर अपना हथियार से गोली मारता है, एक सिविल अथॉरिटी में आप काम करते समय में आपको चोट लग जाता है, या नेचुरल कैलामिटीज, जो बाढ़ आ गई है, ऐसा अवलांचेस हो जाते हैं J&K में, क्रिवाइसिस में आप गिर जाते हो, वैसा कंडीशंस में आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट ना, ये मैंने बताया, ये इसको कहते हैं नाना, नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड। ये दो टर्म्स है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या है। ना ये इनवैलिड सोल्जर है, जैसे यूनिट में हम क्या बोलते हैं, साहब ये बोर्ड आउट हो गया। बोर्ड आउट का मतलब क्या है? जब इसको चोट लगता है, इसको हम MI रूम में लेते हैं, MI रूम से उसको हम MH में ले जाते हैं। MH में डॉक्टर साहब लोग उसको एग्जामिन करने के बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठ के डिक्लेयर करता है, भाई ये इसका चोट इतना सीरियस है कि ये फौज में काम करने के लिए लायक नहीं है, इसको आप भेज दीजिए। सो उसको बोलते हैं इनवैलिड। ना इनवैलिड 3 कंडीशंस में इनवैलिडमेंट होती है। पहले कंडीशन, आपने मिलिट्री ड्यूटी नहीं किया, फिर भी आपको चोट लग गया, लेकिन आपका चोट इतना ज़्यादा है कि आप सर्विस में रखने के लिए आप लायक नहीं है, इसलिए आपको भेज देते हैं। दूसरा, आप ड्यूटी करते समय में चोट लग गया, फिर भी आप फौज में सर्विस करने के लायक नहीं है, तभी भी आप इनवैलिड हो जाते हो। लास्ट, वॉर इंजरी हुआ, आपको बोलते हैं भाई फौज में काम करना है या नहीं करना है, वो बोलता है नहीं साहब मैंने करना नहीं है, तभी भी आपका वॉर इंजरी इनवैलिडमेंट होता है। ये A-B-C कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, वॉर इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं, जो 9 कैटेगरीज के अंदर इनको वॉर इंजर्ड सोल्जर बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। 2 किस्म के वॉर इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, जवान को चोट लग गया लड़ाई में, लड़ाई की टाइप ऑफ ऑपरेशन में, लाइक J&K में होता है, अब तो वहाँ तो वॉर तो ही नहीं है, लेकिन वॉर लाइक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है, रोज़ चलता है। कोई हमारा लोग मर जाते हैं, कोई पाकिस्तान का जो आतंकवादी है वो मर जाते हैं। सो दिस आर ऑल वॉर लाइक ऑपरेशन। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा, एम्बिश हो गया, वहाँ कुछ लोग मर गए, सीओ साहब, उनका पत्नी, उनका बेटी। सो ये दिस आर ऑल नोन वॉर लाइक ऑपरेशन। ऐसा 9 है, वो मैं आपको बता दूंगा। इस टाइम में क्या होता है, वो जवान ये बोलता है, या NCO या JSO साहब बोलता है, साहब मुझे घर भेज दीजिए, मैं फौज में नहीं करना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं वॉर इंजर्ड एंड इनवैलिडेड। ये लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं नहीं साहब फौज में बहुत अच्छा है, मैं इंजर्ड हो गया हूँ, मुझे लाइट ड्यूटी मिलेगा, इसके बाद मुझे वॉर इंजरी पेंशन मिलेगा, मुझे क्या तकलीफ है, मैं
मैं नौकरी करूँगा। उस टाइम में आपको बोलते हैं वॉर इंजर्ड सोल्जर बट रिटेन इन सर्विस। बहुत सी सिपाही सूबेदार मेजर भी बने, कुछ लोग ऑनरी कैप्टन बने वॉर इंजरी में, ठीक है, ऐसा भी होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। दो कंडीशन बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको मालूम नहीं है इसलिए आप बोलते हैं सर मेरे साथ अन्याय हुआ है। पहले कंडीशन ये है अट्रीब्यूटेबल और अग्रेवेटेड बाय मिलिट्री ड्यूटी। ये टर्म क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये होना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल टर्म्स में कि आप फौज में ड्यूटी करते समय में, जैसा मैंने बताया, आप MT-NCO है पलटन में, आपका ड्यूटी क्या है, सप्लाई डिपो में जाना है, गाड़ी लेके बैरल में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स लेके वापस यूनिट में आना है। ये जाना आने के समय में बिटवीन आपका यूनिट और सप्लाई डिपो में सपोज गाड़ी का कुछ हो जाता है और आपको चोट लग जाता है, दिस इज नोन एज ड्यूटी, मिलिट्री ड्यूटी। सेकंड, सपोज आपका यूनिट में गेम्स चल रहा है, गेम्स चलते समय में आपको चोट लग गया, जैसा हॉकी में चोट लगता है, फुटबॉल में चोट लगता है, उस टाइम में इट इज ऑर्गेनाइज्ड गेम्स। यूनिट में गेम्स बहुत कंपलसरी है, सो इसलिए इसको बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड गेम्स में भी चोट लग गया, इट इज मिलिट्री ड्यूटी। सो किसी भी मिलिट्री ड्यूटी आप करते समय में चोट लग जाता है तो आपको बोलते हैं ये चोट लगी है फौज का ड्यूटी की वजह से। डिसेबिलिटी परसेंटेज 20% से कम नहीं होना चाहिए, ये दो कंडीशन, ठीक है। मेडिकल बोर्ड्स कभी कभी क्या करते हैं, पुराना जमाने में इवन आपको हार्ट अटैक हो जाता है या आपका किडनी फेल हो जाता है, आपका फिट्स आते हैं जो एपिलेप्सी बोलते हैं, या सिजोफ्रेनिया होती है, मेंटल कंडीशन है, ये भाई फौज से कुछ लेना देना नहीं है, ये फौज का ड्यूटी के वजह से नहीं हुआ है, इसलिए आपको हम डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देंगे। लेकिन वो लोग कोर्ट्स ऑफ लॉ में गए, AFT हो सकता है या हाई कोर्ट हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, वो बोलते हैं साहब हमको तो चोट लगा, हमको हार्ट अटैक हुआ, हम काम करते करते हम को ये बीमारी हो गई है, गलती मेरा तो नहीं है ना। सो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट दिया, बहुत अच्छा जजमेंट जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के फेवर में है। ये जजमेंट सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब एक जवान को आप भर्ती करते समय में उसका मेडिकल किया आपने MH में, उस टाइम में MH में या किसी जगह में जब इसका जांच होता है, उसमें ये बिल्कुल फिट सोल्जर है, आर्मी ड्यूटी के लिए लायक है, इसके बाद जो भी होता है उसको मिलिट्री सर्विस के दौरान में 15 साल, 17 साल, 30 साल, 33 साल जो भी होता है वो सब फौज की वजह से हुआ है, ये जजमेंट है। इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों को जिसको हार्ट अटैक भी हो गया, किडनी फेलियर हो गया, एपिलेप्सी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, जो मेडिकल बोर्ड्स बोला नहीं, अभी वो हाँ हो गया, यस इट इज अट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री ड्यूटी। नो, ये दो टर्म मैंने बताया ना, ये बहुत कॉमन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज अट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस, जैसा मैंने बताया MT-NCO है और क्वार्टर मास्टर NCO है, ये आपका ड्यूटी है, उस ड्यूटी के दौरान में चोट लग गया तो इट इज अट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस। फौज का ड्यूटी के वजह से ये चोट आपको लगा, इसलिए इट इज नोन एज अट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। नो, अग्रेवेटेड का मतलब क्या है, सपोज आपको बास्केटबॉल खेलते समय में आप गिर गए, चोट लगा, MRO में गए, वो पट्टी बांध लिया, आपने सोचा भाई बिल्कुल ठीक हो गया, आप घर जाते हो छुट्टी में, एंजॉय करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है ये जो चोट जो आप समझते हो बहुत छोट माइनर है, वो धीरे धीरे बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है। जब आप पेंशन में जाने के पहले जब आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है MH में, उधर आपका कंडीशन इतना खराब हो गया है, आप पैदल चलने के लायक नहीं है वो चोट की वजह से। उस समय में 10 साल के पहले वो बहुत छोटा सा
चोट है, लेकिन ये 10 साल के दौरान में धीरे धीरे वो आपको मालूम नहीं है, इंटरनली वो बढ़ता गया, अग्रवेट हो गया, इसको बोलते हैं बढ़ गया। ये डिसीज छोटा तो था, अभी सीरियस हो गया, इसलिए इसको कहते हैं अग्रवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ये जनरली डिसीजेस का होता है। जब आपने सुना होगा अनकंजेनल एरियाज बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जैसा आपको सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, ब्रोंकल अस्थमा हो सकता है। अब आप समझते हैं भाई खांसी है, नॉर्मल है, आप विक्स खा लो, खुश हो गया, बट वो जो खांसी जो है वो खांसी नहीं है, वो ब्रोंकल अस्थमा है। उस टाइम में आपको मालूम नहीं है ब्रोंकल अस्थमा है। वो धीरे धीरे वो बढ़ के फाइनली आप अस्थमाटिक पेशेंट हो जाओगे, फिर आपको ये सूंघना पड़ता है, वो एक आता है ब्रोंकल अस्थमा वालों के लिए। सो दैट इज नोन एज अग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। नेक्स्ट, अब ये क्या हो गया, ये कोर्ट केसेस क्यों आजकल ज़्यादा हो रही है? पुराना ज़माना में 67 के पहले जो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था वो बहुत कम, 20 रुपया 30 रुपया फॉर 100% डिसेबिलिटी। सपोज 20% मिलेगा तो 1/5 है। सो 20 रुपया 100% के लिए, तो 20% के लिए क्या है, 4 रुपया मिलेगा। आपका पेंशन 100 रुपया है तो आप 4 रुपये के पीछे थोड़े दौड़ेंगे, बोलेगा भाई कौन जाएगा एमएच में, ये बोर्ड के पास जाओ, वो बोर्ड के पास जाओ, वो बोर्ड के पास, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं शेप 1 में जाना चाहता हूँ। डिसेबल्ड होने के बाद भी लोग शेप 1 में चले गए। लेकिन आजकल जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है बढ़ गया है, 50,000 60,000 70,000 आपका रैंक के ऊपर, इसलिए लोग जाते हैं कोर्ट केसेस। पीसीडी पेंशन इलाहाबाद आजकल इश्यू करता है सर्कुलर्स हर एक सब्जेक्ट के बारे में। ये जो डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन, तीनों को बोलते हैं कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड। आप गूगल में जाइए, आप पीसीडी पेंशन इलाहाबाद वेबसाइट पे जाइए, आप चेक कर लीजिए, इतने सर्कुलर्स इश्यू हुआ है। ज़्यादा सर्कुलर जो है वो डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है। मैंने आपको बता दिया, पहले बहुत कम था, 4 रुपया, वो 4 रुपये के पीछे कौन दौड़ेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बता दिया भैया, जब सिलेक्शन के टाइम में या एनरोलमेंट के टाइम में आप बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो इसके बाद आप जख्मी हो गया, इट इज ड्यू टू द आर्मी सर्विस, नेवी और एयरफोर्स सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कैजुअल लीव इज ड्यूटी का मतलब क्या है, आप कैजुअल लीव में घर में भी बैठे हो, आपका यूनिट से टेलीफोन आ जाता है, भैया आ जाओ यूनिट में, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो आपको आना पड़ेगा क्योंकि आप ड्यूटी पे हो। लेकिन ये ड्यूटी में कब आप डिसेबल्ड होते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है जब आप छुट्टी आपको मिल गया, लीव सर्टिफिकेट ले लिया, वारंट या फॉर्म भी ले लिया, आप यूनिट से बाहर आ गए, रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठते हो, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में उतरते हो, ऑटो में बैठते हो या बस में बैठते हो, आप एक गांव पहुंचते हो। घर में एंटर करने के पहले, यूनिट से बाहर निकलने के बाद, इस दौरान में ये हो सकता है 1 दिन होगा या 3 दिन भी हो सकता है। सपोज आप असम में है, केरला में आपका घर है, तो नेचुरली आपको असम से केरला आने में 3 दिन लगता है। इस 3 दिन में घर में एंटर करने के पहले, यूनिट से बाहर आने के बाद कोई भी होता है, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो गया, आप डिसेबल्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं अट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विस। सिमिलरली उल्टा, जब आप घर से वापस यूनिट जाना है, टाइम आ गया, सो आप ऑटो में बैठते हो, बस में बैठते हो, रेलवे स्टेशन पहुंचते हो, ट्रेन में बैठते हो, यूनिट का गेट के पहले आपका कुछ हो जाता है, इट इज अगेन डिसेबिलिटी। दो आपने सर्विस नहीं किया, फौज में कोई काम नहीं किया, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ मिलिट्री ड्यूटी। नेक्स्ट, जनरली यूनिट्स कभी कभी ये गलती करते हैं, जो आप अपना जो रिलेटिव्स है फौज में, सर्विंग सोल्जर्स है, उसको ये बताइए, जब भी एक आदमी को इंजरी होता है
जब वो एमएच में जाता है, एमएच उसको टेम्पररी लो मिडिल कैटेगरी देता है या परमानेंट लो मिडिल कैटेगरी कर देता है, फर्स्ट थिंग यूनिट ने जो करना चाहिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कन्वीन करना है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक ऑफिसर बैठता है, जस्टिस साहब बैठता है, एक एनसीओ बैठता है, वो लड़का से पूछता है भाई कब चोट लगा, क्या हुआ, आपका कंपनी हवलदार मेजर से पूछते हैं क्या भाई वो बास्केटबॉल में गिर गया, जो भी एविडेंस है वो सब कलेक्ट करके सीओ साहब को बोलते हैं साहब इस आदमी बास्केटबॉल खेलते समय में इसको चोट लग गया। सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड गेम्स अट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स उठा के आप अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर से भेजते हो, फॉर्मेशन कमांडर साहब दस्तखत कर देता है। सो इट इज अट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। इसलिए ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन मिलिट्री हॉस्पिटल बोर्ड। मिलिट्री हॉस्पिटल बोर्ड जो भी लिखेगा उससे कोई मतलब नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट इज ओनली ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का एक कॉपी आप अपना पास रख लीजिए। आप ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट पहले जनवरी 96 और इसके बाद जो इनवैलिड हो गए उन्हीं को मिलता था ना। जो इनवैलिड सोल्जर्स 96 के पहले भी थे, उन्होंने बोला हमने क्या गलती किया, हम भी इनवैलिड हो गए, हमको भी फौज से निकाल के बाहर भेज दिया, हमको क्यों नहीं मिल रहा है इनवैलिड ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट, हमको भी मिलना चाहिए। मेरा 20% इनवैलिडमेंट है, मुझे 50% चाहिए। सरकार बोलता है नहीं, आप तो 96 के बाद रिटायर हुआ, ये जो बेनिफिट है 96 के बाद ही मिलेगा क्योंकि 5th CPC 96 में आया था। कोर्ट ये नहीं मानता, इनवैलिड सोल्जर चाहे वो कभी भी रिटायर हो वो इनवैलिड सोल्जर है, इसके लिए आप इनवैलिड ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट इनवैलिड सोल्जर्स जो 96 के पहले भी रिटायर हुए थे उनको भी आपने देना है। वो देख लिया, सो वो खुश थे। फिर डिसेबल्ड सोल्जर गए, साहब आप इनवैलिड वालों को दे रहे हो, हमको भी दे दो। बोलते नहीं, आप तो इनवैलिड नहीं हुआ ना, इनवैलिड को हम देंगे। कहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इनवैलिड को देना है? 5th CPC ये नहीं बोला था भाई जो भी मेडिकल परसेंटेज मिलता है 20, 30, 40, 50 ये सब बंद करो, सिर्फ 50%, 75% और 100% करिए, जो मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा। सो वो डिसेबल्ड सोल्जर गए। इसका एक केस है राम अवतार केस में, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी डिसेबल्ड सोल्जर्स को मिलता है 96 से आप कभी भी रिटायर हो, आप 87 में रिटायर हो या 75 में रिटायर हो, लेकिन डिसेबल्ड है तो आपको ब्रॉडबैंडिंग 96 जनवरी से मिलेगा, या आप 2005 में रिटायर है तो 2005 से आपको ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट मिलेगा ना। कुछ लोग मेडिकल बोर्ड देखिए, कभी कभी हमारा डॉक्टर साहब लोग क्यों ऐसा करते हैं मेरे समझ में नहीं आता, 19% देते हैं ना। आप बताइए, जब एक डिसेबल्ड सोल्जर आपके सामने आता है मेडिकल बोर्ड में, आप उसको इधर 20% दो या 0% दो, आप कन्विंस्ड है तो ये आदमी का चोट इतना सीरियस नहीं है, ही डजंट डिजर्व 20%, तो मत दो। ये 19% का क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये मेडिकल बोर्ड इस आदमी को डिसेबिलिटी पेंशन मंजूर करने के लिए तैयार ही नहीं है। सो क्या हुआ, एक आदमी को 15% मिला था, उसने गया कोर्ट में, बोला साहब मुझे अन्याय हुआ है। डॉक्टर साहब जो मेडिकल बोर्ड में बैठे वो मेरा शक्ल उनको अच्छा नहीं लगा हुआ, इसलिए उसने मुझे 15% दिया, मुझे कुछ नहीं मिलता। कोर्ट ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल को बोला भाई आप आ जाओ, बताइए आपके पास मीटर दिखाओ जिससे आप लगा के बोल सकते हो ये 15% है, ये 20% है, ये 40% है। वो बोलते सर मैं तो लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिर बोलता डॉक्टर बुलाओ, आर्म फोर्सेस डॉक्टर आया यूनिफॉर्म में, सैल्यूट मारा, डॉक्टर साहब आप बताइए इंस्ट्रूमेंट दिखाइए। बोला सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप बोलते हो 19% है, 15% है, 20% है? साहब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम एक्सपीरियंस से हम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, तेरा एक्सपीरियंस गलत है, सबको मिलेगा, 15% से भी मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर आया नहीं है, आएगा एक दिन। नेक्स्ट प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट थिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए और फॉर्मेशन कोर्ट्स को भेजना चाहिए, DO Part 2 होना चाहिए।
सो जो आपका रिलेटिव्स अभी भी आपका बेटा दामाद फौज में है तो उनको बता दीजिए, बेटा आपको चोट लग गया तो प्लीज सी कोड ऑफ एनक्वायरी होना चाहिए, डीओ पार्ट 2 होना चाहिए, ये नहीं तो नहीं मिलेगा, बाद में आप चक्कर काटते रहोगे। ये सब आपको मालूम है। नाउ जब आप रिटायरमेंट के टाइम में जब आप अपना सेंटर में आते हो पेंशन ड्रिल में या पेंशन ड्रिल के पहले यूनिट में जो नजदीक एमएच में आपका बोर्ड होता है आरएमबी, रिलीज मेडिकल बोर्ड। रिलीज मेडिकल बोर्ड में वो बोलते हैं भाई आप बिल्कुल फिट सोल्जर है, आपको कोई चोट नहीं लगा, आप खुशी से आप चले जाइए फौज में। दैट मीन्स मेरे जैसा आप शेप वन सोल्जर है। आई एम नॉट ए डिजेबल्ड सोल्जर। मैं 21,000 रुपया इनकम टैक्स हर महीने देता हूँ सरकार को। जो इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है उसको इनकम टैक्स देना है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, मैं दे रहा हूँ 21,000 रुपये सरकार को वापस। लेकिन डिजेबल्ड सोल्जर्स को ये बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स बेनिफिट। इसलिए आरएमबी बोलता है आप बिल्कुल फिट है, आप जाइए। आरएमबी ये भी बोल सकता है या आपके पास डिजेबिलिटी हुआ है, आपका कोर्ट ऑफ एनक्वायरी प्रोसीडिंग्स आप मुझे दिखा रहे हो, उससे मुझे पता चला आपको लगा चोट उस टाइम में जब बास्केटबॉल या हॉकी या बॉक्सिंग खेलते समय में। लेकिन आपका चोट हम ट्रीट कर सकते हैं दवाई से, आप ये दवाई लो, 2 साल के बाद आप दोबारा आ जाओ। सो दिस इज नोन एज अ टेम्परेरी। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल आपको टेम्परेरी देते हैं। लेकिन याद रखना आपका पीरियड खत्म होने के पहले ये आपका जिम्मेवारी है रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखना, साहब मेरा टाइम खत्म होने वाली है, मुझे दोबारा रीकैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड के लिए भेज दीजिए। मेरा गांव इधर है, एमएच लखनऊ में है या गोरखपुर में है या सिकंदराबाद में है या कोच्चि में है या चंडीगढ़ में है। सो वो एमएच में आपको बुलाएंगे, फिर आपका जांच होगा। इधर आपका परमानेंट लो मेडिकल कर सकते हैं या दोबारा टेम्परेरी कर सकते हैं या आपको फिट कर सकते हैं, ये सब होता है। फिट है तो ना खत्म हो गया आपका डिसेबिलिटी पेंशन जो मिला है 2 साल या 3-5 साल, इसके बाद वो बंद हो जाएगा। सो जब भी आप हमारे पास आते हो टी सेवा में, बोलते हो साहब मुझे 2 साल डिसेबिलिटी पेंशन मिला, इसके बाद बंद हो गया। इसीलिए बंद हुआ, आप तो गया नहीं है दोबारा, आपको जाना चाहिए ना। नहीं सर मुझे मालूम नहीं है। भाई देखो मालूम नहीं है इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई मानते नहीं है। सो ये गलती आपका हो गया, कोशिश करिए, चिट्ठी लिखो दोबारा रिकॉर्ड को, वो हो सकता है आपको बुलाएंगे। नेक्स्ट, ये मैंने आपको सब बता दिया। जो भी सोल्जर है, चाहे उसका रैंक जो भी है, सिपाही हो, हवलदार हो, नायब सुबेदार हो, सुबेदार मेजर हो, अंडर कैप्टन हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपका कोई भी रैंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिटायरमेंट के पहले रिलीज मेडिकल बोर्ड में जाना पड़ेगा। वहाँ वो डिसाइड करेंगे आप शेप 1 सोल्जर है या आप डिसेबल्ड सोल्जर है। 5th CPC ने इसको बढ़ा दिया, अभी ये 20, 30, 40 बंद करो, 50, 75, 100 ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है आपका डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड ने दिया है 20% से लेकर 49, 50% हो गया। 50 to 75, 75% हो गया। 75 और 76 से लेकर 100 है तो 100%। सो ये मिल गया तो बहुत खुश है। ये 96 के बाद ही मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ ये मैंने आपको बता रहा था रामअवतार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है। जब सरकार ने इनवैलिड सोल्जर्स जो 96 के बाद रिटायर हुए थे उनको ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट दिया, इनवैलिड सोल्जर जो 96 के पहले रिटायर हुए उनको नहीं दिया। वो कोर्ट में गए, जो कोर्ट में वो केस विन किया। फिर वो देख के रामावतार जो नॉर्मल डिजेबल्ड सोल्जर है, इनका रैंक मुझे मालूम नहीं है, सिपाही हो सकता है या नायब सुबेदार हो सकता है या अफसर साहब हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। ये रामावतार ने केस डाला AKFT में और जीत गया। जीतने के बाद सरकार ने भी उसको दे दिया। वो कहे ठीक है यार तुमको भी ब्रॉडबैंडिंग हम बेनिफिट दे देंगे, तुम रो मत। रामावतार चुप नहीं बैठा, वो सब लोगों को बता दिया, अरे मुझे मिल गया आप भी कोशिश करो। सो हमारा भारत देश में जितना भी स्टेट से जितना भी डिजेबल्ड सोल्जर से सब अपना अपना AFT में गए, सब रामावतार को मिल गया, हमको भी दे दो, हम भी डिजेबल्ड है, सबको दे दिया। गवर्नमेंट ने देखा यार एक रामावतार को देने से देखो कितना तकलीफ हो गया, 800 लोग आ गए,
इसके बाद 8,000 लोग आ जाएंगे, पैसा जाएगा सरकार का। इसलिए उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए, साहब इनको नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे राम अवतार को कैसा दिया, नहीं साहब वो गलती हो गया। नहीं, गलती उलती नहीं है, ये आपकी गलती है। नाउ यू पे एवरीबडी ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट। इसलिए 96 के बाद सबके लिए लागू है, मिलेगा पैसा। चाहे आप 75 में रिटायर हो, 85 में रिटायर हो, 95 में रिटायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट ऑफ रिटायरमेंट हैज गॉट नो वैल्यू। डिसेबल्ड है, परसेंटेज क्या है, वो ब्रॉडबैंडिंग हो जाएगा। लेकिन अरियर्स आपको 96 जनवरी के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये 5th CPC में ये ब्रॉडबैंडिंग बेनिफिट आया लोगों को। नेक्स्ट, ये राम अवतार केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप बाद में आराम से आप पढ़ लीजिए। 2 सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 सेंटेंसेस हैं, 2 वर्ड। इन पर्सनम इन रम करके आता है, ये ग्रीक वर्ड्स है। नो, इन पर्सनम का मतलब क्या है? रामावतार जो अकेला गया था AFT में, बेनिफिट रामावतार को मिला है। जो आदमी को चोट लगता है, जो रोता है, जैसा बच्चे रोते हैं माँ दूध देती है, वो बच्चा नहीं रोएगा दूध नहीं देती है। सो कोर्ट बोलता है भाई इसको तकलीफ है, जिसको तकलीफ है जो कोर्ट के सामने आया उसी को हम देंगे इन पर्सन। आप ये सोचोगे रामावतार को मिल गया तो मुझे भी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इन रम क्या है? इन रम का मतलब यूनिवर्सल है। कभी कभी कोर्ट, कभी कभी, ये नहीं है, ये वेरी रेयर केस में होता है इन रम। मोस्टली इन पर्सन जजमेंट मिलता है। इन रम क्या है? सपोज वो कोर्ट में बहुत सी केसेस है, जजेस सब परेशान हो गए ये केसेस से। वो सोचते हैं यार एक डिसेबल्ड सोल्जर आया, उसको हमने पर्सनम में दिया, सिर्फ उसी के लिए लागू है। कल 100 लोग आएंगे, वो 100 को देख के 1000 लोग आएंगे, वो 1000 लोग को देख के 10,000 लोग आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी इतने लीगल केसेस हैं, इतना आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए यार खत्म करो, चाहे हमारा सामने आए हो या नहीं आया हो, सबको मिल जाएगा। दैट इज नोन एज इन रम, यूनिवर्सल। आप कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। ये रामावतार की बात मैंने बता दिया। रामावतार केस जब जीता, हम टी सेवा में जो बैठे हुए हैं, हम बोला रामावतार को जब मिला है, हमारा टी सेवा में मेंबर्स हैं, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम 3 केस BB1, BB2, BB3 AFT दिल्ली में फाइल किया, हम जीते तीनों केस। एक सिपाही हमें देता है लीगल फीस 1000 रुपया, ये 1000 रुपया उठा के हम एडवोकेट साहब को दे देते हैं, हम कोई पैसे कमाते नहीं है। फिर क्या हुआ? जब उसने जीता, उसको 1,75,000 रुपये मिला। सो ये काम टी सेवा करता है। सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे, आप सब कभी भी समझते हो मेरे साथ अन्याय हुआ, आप अकेला जाओगे AFT में। कोई भी एडवोकेट आजकल AFT में जो काम करता है वो 25,000 से नीचे बात करता नहीं है। फिर हर दफ़ा AFT में आपको जाना है, गांव से AFT जाओ, पैसा खर्च करो, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा जब आप टी सेवा में आ गया। तो आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट साइन करना है, एक वकालतनामा, एक अंडरटेकिंग। मैंने ऐसा केस किसी AFT में नहीं डाला। बाकी सब जितना भी काम है टी सेवा करेगा। आप आराम से बैठो, जजमेंट आ जाएगा, आपको हम अरियर्स दिलाएंगे। नेक्स्ट, नाउ डिसेबिलिटी पेंशन है क्या? डिसेबिलिटी पेंशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सोल्जर जो 15 साल नौकरी किया या 20 साल नौकरी किया या 30 साल नौकरी किया, जो सर्विस किया उसके लिए पेंशन तो मिलेगा, जैसा मुझे भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है। दिस इज नॉन एज सर्विस एलिमेंट। ये आपका सर्विस की वजह से मिलेगा। मेरे जैसा आप शेपन सोल्जर तो है ही नहीं है, कुछ लोग डिसेबल्ड सोल्जर से। सो आपका परसेंटेज दिया है मेडिकल बोर्ड ने, उस परसेंटेज की वजह से आपका डिसेबिलिटी हो गया, और वो डिसेबिलिटी फौज के ड्यूटी की वजह से हुआ, फिर आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। ये दोनों मिला के बोलते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। ये डिसेबिलिटी पेंशन में आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सपोज आप सुविधा मेरे साहब है, इनकम टैक्स के अंदर आ जाते हो, फिर आप इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पुराने जमाने में आप देखिए, मैंने बताया ये आपसे साल लोगों के लिए है।
नेक्स्ट, आपके लिए 30 रुपया होता था, नो देखिए आप 20% के लिए 702 रुपया, इसलिए उन दिनों में लोग जाते नहीं थे, लेकिन आजकल लोग जाते हैं। नेक्स्ट, वो और के लिए देखिए बड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, 1404 रुपया। नेक्स्ट, अब देखिए 100% है तो 3510 बढ़ गया। नेक्स्ट, सो 96 के पहले बहुत कम था, इसलिए लोग नहीं जाते थे, बट आजकल बढ़ गया। आजकल बढ़ गया कैसा है, आपको 100% डिसेबिलिटी दिया हो तो फिर आपको एलिमेंट कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, आपका जो लास्ट रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स ड्रॉन, एल रेंड बोलते हैं, वो लास्ट रेकनेबल एमोल्यूमेंट्स जो भी है वो 20,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है आपका रैंक के हिसाब से। वो सपोज आपका 40,000 है तो 30% दैट मीन्स 12,000 आपको मिलेगा। आपका 100% डिसेबिलिटी मिला होता, सपोज आपको मिला 20%, अभी ब्रॉडबैंड हो गया 50 में तो आधा, सो 6,000 रुपया डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, प्लस आपका जो पेंशन 20,000 है वो भी आएगा, 26,000 रुपया आपको आ जाएगा। 50% है तो, 100% है तो 12,000 प्लस आपका पेंशन 20,000 प्लस दोनों ऐड करके 32,000 आपका पेंशन आएगा। नाउ जो 2013 का पहले जो रिटायर हुए वो बोलते साहब हमको मालूम नहीं है क्या है एल रेंड। सिंपल है, पेंशन जितना आता है सर्कुलर 555 में है उसको 2 गुना मल्टीप्लाई करिए, वो आपका एल रेंड हो गया। 30% आपका एलिमेंट बनेगा जब डिसेबिलिटी 100% है तो, 50% है तो आधा, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ ये जो है 2013 से लेके 2015 के बीच में जो रिटायर हुए थे उनका क्या है, बहुत सिंपल है। उनका एल रेड होता है पे इन पेमेंट, जो भी है 15,000 16,000 प्लस ग्रेड पे, सिपाही है तो 2,000, नायक है तो 2,400, हवलदार है तो 2,800, नायब सूबेदार साहब है तो 4,200, सूबेदार साहब है तो 4,600, सूबेदार मेजर साहब है तो 4,800। लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन जो होते हैं, ऑनर लेफ्टिनेंट ऑनर कैप्टन, उनके लिए ऑनर लेफ्टिनेंट है तो 5,400 रुपया है, और ऑनर कैप्टन है तो 6,100 रुपया। ये बोलते हैं ग्रेड पे, ये भी जोड़िए, प्लस एमएसपी सबके लिए बराबर है। ऑनर लेफ्टिनेंट ऑनर कैप्टन के लिए एमएसपी उन दिनों में ज़्यादा है, 6,000 रुपया, बाकी लोगों के लिए सिर्फ 2,000 रुपये। ये तीनों जोड़ने से एल रेड बनता है। सो मैंने जैसे बताया एल रेड है तो 100% डिसेबिलिटी मिला होता 30% है, जैसे मैंने बताया ना, समझ 40,000 रुपया आपका एल रेड बनता है, फिर 30% क्या हो गया 12,000 रुपया फॉर 100%, लेकिन आपका 50% है तो 6,000 रुपया सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट करके मिलता है। नो आजकल 2016 के बाद जो रिटायर होने वाला है ये पे इन पेमेंट ग्रेड पे दोनों को मिला के कहते हैं ये मैट्रिक्स पे। सो मैट्रिक्स पे प्लस आपका एमएसपी जो भी है आजकल 5,200 रुपया है। सपोज आप एक्स ग्रुप है तो आपका ये भी ऐड करना है आपका एक्स ग्रुप पे। एक्स ग्रुप पे 7 CPC में 2 टाइप है। आपका डिप्लोमा आपने किया होता, वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो वो 6,200 रुपया हर महीना। आपका डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग है तो वो 3,600 रुपया, वो भी जोड़िए, देन आप डिवाइड बाई 2, दैट इज योर एल रेड होता है। एल रेड का 30% इज 100% के लिए डिसेबिलिटी, 50% है तो उसमें आधा आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है। नेक्स्ट, आजकल जो डिसेबिलिटी केसेस इस प्रकार का हो रही है क्योंकि डिसेबिलिटी एलिमेंट बढ़ गया है 50,000 60,000, इसलिए सब लोग दौड़ते हैं मैं भी डिसेबल्ड हो गया मुझे भी दे दो। सो गवर्नमेंट ने 59,190 190 लोगों को डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया, इधर कोर्ट के वजह से या आप डिसेबल्ड हो गया तो उसके वजह से। नेक्स्ट, ये डिफेंस पेंशन रेगुलेशन 2008 आप पढ़िए, ये डाउनलोड आप कर सकते हो इंटरनेट से। ये आपको सब कुछ बताता है, डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, इनवैलिड पेंशन क्या है, वॉर इंजरी पेंशन क्या है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा।
ये 94 में लिखा हुआ है डिसेबिलिटी परसेंटेज। सपोज किसी का डिसेबिलिटी परसेंटेज बोर्ड 60% देता है, उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट इस प्रकार का होगा, उसका सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट, दैट मीन्स ए डिसेबिलिटी पेंशन जो है, दिस डिसेबिलिटी पेंशन 60% ऑफ एल रेड होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। नेक्स्ट, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन मुझे भी मालूम नहीं था कुछ साल तक। लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन सिंपल, आप ऐसा ऐसा ड्यूटी करते समय में चोट लग जाता है, जैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज है, वो ऑपरेशनल एरिया नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गया, जैसा हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क में वो बम ब्लास्ट हो गया, गोकुल चाट में बम ब्लास्ट हो गया, सो दैट इज इन ए पीस स्टेशन बम ब्लास्ट हो गया, इट इज अ टेररिस्ट एक्टिविटी, उसमें आपको चोट लग जाता है, चाहे आप ड्यूटी पे हो या ड्यूटी पे ना हो, आपको लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन। सो ये रेगुलेशन 104 पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट, इनवैलिड, जो लोग यूनिट में नौकरी किया उनको मालूम है, तीन किस्म के लोग होते हैं यूनिट में। एक है शेप वन सोल्जर, मेरे जैसा, आप जैसा। कुछ लोग हैं लो मेडिकल कैटेगरी, वो लो मेडिकल कैटेगरी टेम्पररी भी हो सकता है 6 महीने के लिए, परमानेंट भी हो सकता है। हम बोलते हैं उसको भाई ये एलएमसी है, उसको टफ ड्यूटी मत देना, सिंपल ड्यूटी दे दो। लास्ट एक आदमी बेचारा जाता है एमएच में, वो बोलते हैं भाई आपका चोट बहुत गहरा है, आप फौज में सर्विस करने के लिए लायक नहीं है, आप चले जाइए घर। उसको बोलते हैं हम बोर्ड आउट। क्या बोर्ड आउट का मतलब क्या है? मेडिकल बोर्ड ने उसको आउट किया, बोर्ड आउट, दैट इज कॉलोक्वियल टर्म, बट करेक्ट टर्म क्या है? वो इनवैलिड हो गया फौज से। सो कंडीशंस हैं, इनवैलिड डिक्लेयर किया है, आपका सर्विस 10 साल से 15 साल होना चाहिए, तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब लोग ये बोलते हैं कि भाई आपका डिसेबिलिटी ऐसा है, फौज में काम कर ही नहीं सकते आप, बट आप सिविल में भी काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोलने से ये 10 साल आपके लिए लागू नहीं है, नो मिनिमम सर्विस। नेक्स्ट, 1972, दैट मीन 71 वार के पहले जो लोग जो डिसेबल्ड होते थे लड़ाई में, उनको बोलते थे भाई आपको सर्विस करना है नहीं करना है। सर मैंने सर्विस नहीं करना, उसको बोलते हैं इनवैलिड हो गया, वॉर इंजरी हो गया, इनवैलिड हो गया। नाउ इनवैलिड ग्रेचुइटी किसको मिलता है? जो सर्विस 5 साल और 10 साल के बीच में है, उसको इनवैलिड ग्रेचुइटी मिलता है। 10 साल और 15 साल के बीच में इनवैलिड हो गया तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलता है। मैक्सिमम सैलरी 10 लाख किसी को नहीं मिलता है। नाउ मैंने ऑलरेडी अदर डिसेबिलिटीज बता दिया है, अभी नाउ हम लोग आएंगे वॉर इंजरी। नाउ वॉर इंजरी 9 टाइप्स ऑफ वॉर इंजरी है, वो मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा। उसमें आपको चोट लग गया या कोई डिसीज लग गया, फिर आपको वॉर इंजरी मिलता है। और फर्स्ट वाला ड्यूरिंग लेइंग और क्लियरेंस ऑफ माइंस। दूसरा एनी एक्सप्लोजन हो जाता है माइंस के वजह से, जैसा आप पराक्रम में हुआ था। वॉर लाइक सिचुएशन जैसे JNK में है, नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट, बैटल इनॉकुलेशन में आप जाते हो, वहाँ कुछ हो जाता है। वायलेंस और अटैक्स विद एक्सट्रीमिस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कभी भी बॉर्डर स्कर्मिशेस जैसा चाइना का साथ हुआ था, कुछ लोग हमारा मर गए, चाइना का भी लोग मर गए। एनिमी एक्शन इन वॉर, दैट इज वेरी सिंपल। किडनैपिंग बाय एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट ऑपरेशन ड्यूटीज हो सकता है। कोई भी एक्शन आप लेते हो अगेंस्ट टेररिस्ट, जैसे JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, उधर चोट लग गया तो एक्शन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट इन पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड, जब आप UN मिशन में जाते हो, जहाँ भी UN आपको डिप्लॉय करता है, उधर भी चोट लग गया तो वो भी वॉर इंजरी के अंदर गिना जाता है।
लास्ट कोई भी ऑपरेशन जो सरकार डिक्लेयर करता है ये ऑपरेशन है, जैसा आप पराक्रम हैं या आप पवन हैं या आप मेघदूत है या आप फैल्कन हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं डिक्लेयर करेंगे सरकार, उस टाइम में चोट आपको लग गया तो वो भी वॉर इंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए पीरियड क्या है, कब तक मिलेगा? एक है लाइफ लॉन्ग, जो बोर्ड ने डिसाइड किया ये आपका चोट ऐसा है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी मेडिसिन आप लीजिए, देन यू आर लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड सोल्जर, आपको लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड एलिमेंट मिलता है, आप कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये बताया गया है आपका डिसेबिलिटी बॉर्डर लाइन है, हो सकता है हम ट्रीटमेंट करने से आप ठीक हो जाओगे, फिर 2 साल से 5 साल तक आपको डिसेबिलिटी देता है, फिर उस टाइम में आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलेगा, इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलतियां आप करते हैं जब आपका पीरियड खत्म होने के पहले आप चाहते नहीं हैं रिकैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड, तब बंद हो जाएगा। फिर आप हमारे पास आते हो, साहब मेरे पेंशन बंद हो गया, फिर हम बोलते हैं अभी जाओ दोबारा रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए जो एमएच आपके घर के नज़दीक है, फिर दोबारा रिकैटेगराइजेशन करने के बाद देखेंगे क्या होगा, इधर आपको शेप 1 सोल्जर डिक्लेयर करेंगे या आपका डिसेबिलिटी और 2-5 साल के लिए बढ़ाएंगे या आपको परमानेंटली लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड वो डिक्लेयर करेंगे, वो ये करिए आप। एक चीज़ है 7 years आफ्टर रिटायरमेंट, कभी कभी क्या होता है जब आप रिलीज मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हो, जब आप पेंशन जाने के पहले, उस टाइम में आप बिल्कुल ठीक था, लेकिन 7 साल के बाद के अंदर, सपोज आप 2000 में रिटायर हुए थे, 2000 से लेकर 2007 के बीच में कोई डेवलपमेंट होता है और आप एमएच में जाते हो, एमएच वाला बोलता है हाँ पहले था आपका प्रॉब्लम, अभी ये बढ़ गया, इसलिए आपको अट्रीब्यूटेबिलिटी देते हैं, तभी भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है। नेक्स्ट, वॉर इंजरी पेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वॉर इंजरी में 2 टाइप ऑफ वॉर इंजरी होती है। एक है वॉर इंजरी जो आप वॉर और वॉर लाइक ऑपरेशन, जैसा मैंने 9 बताया, उसमें आप इंजर्ड हो गया, लेकिन आपको सरकार बोलता है भाई आपको फौज में काम करना है तो आपको रखेंगे, फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, सिपाही से लेकर आप सूबेदार मेजर या ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन भी बन सकते हैं। या आप ये बोलते हैं साहब बहुत हो गया सर्विस, चोट लग गया, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मुझे घर भेज दो, फिर बोलते हैं वॉर इंजरी इनवैलिडेड। ये 2 किस्म की होती है। इसमें क्या है, वॉर इंजरी बट रिटेन्ड है तो आपको वॉर इंजरी एलिमेंट मिलेगा 60% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन एमोल्यूमेंट। जो आपका एमोल्यूमेंट लेट से 50,000 है, सो 60% ऑफ दैट। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 30% है, वॉर की वजह से डबल हो गया 60%। सपोज आप इनवैलिड हो गया, नहीं फौज में नौकरी नहीं करना है, घर में जाना है, तो 100%। सपोज आपका जो लास्ट ड्रॉन एमोल्यूमेंट्स है वो 50,000 है, तो एंटायर 50,000 आपको वॉर इंजरी एलिमेंट में देते हैं। फिर आप जो भी सर्विस किया 15, 17, 20 साल, उसका पेंशन दोनों मिल के, ये दोनों को बोलते हैं वॉर इंजरी पेंशन, और इसके ऊपर आप इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो पुराना जमाने में ऐसा होता था, आप जैसे वो है तो इतना होगा, आप वो आ रहे तो इतना होगा, आपका परसेंटेज है तो इतना होगा। आजकल सब खत्म हो गया। इट इज नाउ सिंपल, वॉर इंजरी के लिए 60% या 100%। नेक्स्ट, ये सब उन दिनों में था, आजकल नहीं है। नेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये नॉन ऑपरेशनल एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज है तो तभी आप इंजरी हो गया, आपको बोलते हैं लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन, थोड़ा ज़्यादा मिलता है नॉर्मल डिसेबिलिटी से। नेक्स्ट, हाँ, ये झगड़ा कब होता है? झगड़ा बिटवीन डिसेबल्ड सोल्जर मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड बोलता है नहीं, आपके लिए डिसेबिलिटी पेंशन
मिलेगा नहीं। आप बोलते हो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे चोट लगा, वो बोलते हैं नहीं वो चोट फौज की वजह से नहीं हुआ। फिर आपको दो मौका मिलता है। एक मौका है अगेंस्ट मेडिकल बोर्ड, आप आर्मी का है तो एडजुटेंट जनरल साहब, नेवी का है तो अपना नेवी का बड़ा साहब जो होते हैं नेवल हेडक्वार्टर्स में, या IAF के लिए तो आपका P सेक्शन में जो भी साहब बैठे हैं, उनके लिए उनके सामने जब आपका अपील जाता है साहब मैं डिजेबल्ड सोल्जर हूँ, मेडिकल बोर्ड नहीं दे रहा है, देन वो डिसाइड करेंगे आपको देना है नहीं देना है। सब वो देते हैं तो बहुत अच्छा है, मिल गया आपको डिसेबिलिटी पेंशन। लेकिन वो बोलते हैं नहीं मेडिकल बोर्ड सही है, आप गलत है, फिर आपको नहीं मिलेगा। जब आपको ऐसा जजमेंट मिल जाता है AG से, आर्मी है तो, और आपका बेनिफिट मिला नहीं है, फिर आप और एक जगह में जा सकते हो, दैट इज नोन एज अपेलेट अथॉरिटी। अपेलेट अथॉरिटी इज रक्षा राज्य मंत्री, उसको वो 6 महीने के अंदर आप दोबारा आप अपील करना है, साहब मेरे साथ अन्याय हुआ। नेक्स्ट, ये मिस्टेक्स डिसेबल्ड सोल्जर भी करते हैं, यूनिट भी करता है। यूनिट क्या करता है, बोलते हैं भाई हम बहुत बिजी हैं, रोड ओपनिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑपरेशन में जा रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ये वजह नहीं है। कहाँ भी हो आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करना है, आपको DO Part 2 पब्लिश करना है। ये दोनों नहीं है तो आपको अनफॉर्चुनेटली वो डिसेबल्ड सोल्जर को कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, गलती आप लोग क्या करते हो, आप लोग टेम्पररी डिसेबिलिटी मिला है 2 से 5 साल, लेकिन आप खत्म होने के पहले 2 साल खत्म होने के पहले आप जाते नहीं हैं, फिर आपको कैसे मिलेगा? सो जाना है। ये गलतियां आप करते हो, कुछ गलतियां यूनिट करता है, पर सफर अब होगा। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ लॉ हमेशा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो भी डिसीजन है उसके ऊपर जाता है। इसलिए आप अपना जो रिलेटिव्स आजकल फौज में है उनको बता दीजिए, बेटा आप डिसेबल्ड हो गया, आप अपना एडजुटेंट साहब को रिक्वेस्ट करिए, कंपनी सूबेदार साहब को रिक्वेस्ट करिए, साहब मेरा एक कॉपी दे दीजिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बाद में पता नहीं कब इसको जरूरत होता है। मैंने एडजुडिकेशन बता दिया, RRM साहब तक आप जा सकते हो। कोर्ट्स रूल दैट 15 से % है तो भी उसको मानेंगे 20%, इसका ब्रॉडबैंडिंग हो जाता है 50%। नेक्स्ट, मैंने बताया आप DO Part 2 पब्लिश नहीं करेगा यूनिट, तब डिसेबल्ड सोल्जर को अन्याय होता है। ये गलती आप करते हो, आप जाते नहीं है प्री सर्वे मेडिकल बोर्ड में, इसलिए आपका पेंशन बंद हो जाता है 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। नेक्स्ट, मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए भैया, ये डिसेबल्ड एलिमेंट के चक्कर में डिसेबल्ड मत बनो, क्योंकि जब आप रिटायर होने के बाद आपका उम्र जब बढ़ जाता है, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बहुत आपको तकलीफ होता है। इसलिए बी हेल्दी बी हैप्पी। मेरा ये जो तकरीबन 1 घंटा का वीडियो आपको देखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। दूसरा, इसको बार बार आप देख लीजिए। सपोज आपको समझ में नहीं आता, हमको आप SMS के जरिए, WhatsApp के जरिए या ईमेल के जरिए हमें अप्रोच करिए। हमारा जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें सब कुछ दिया गया है। सो www.tseva.org। नो, T-Seva का मतलब क्या है? T इज फॉर टैंगो, S फॉर सीरा, E इज एको, W इज विस्की, A इज अल्फा। Tseva.org। वो इज ऑस्कर, R इज रोमियो, G इज गोल्फ। ये भेज दीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वी विल बी टू हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। नमस्ते। जय हिंद।